गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट ड्राफ्ट जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल का, वो अब केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने सामने रख दिया है। इस ड्राफ्ट में जो है वो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, जिसमें कि प्रिंट न्यूज़ नहीं आएगा, उनको रेगुलेट करने का प्रोग्राम है या फिर जो है वो प्लान है। तो ये ड्राफ्ट है क्या, ये बिल है क्या? तो एक रिवीजन है जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो बिल रखा था 2023 में, उसका ये रिवीजन है। और ये ओटीटी कंटेंट और डिजिटल न्यूज़ को जो है रेगुलेशन के लिए कि जो है वो फ्रेमवर्क बनाया गया है। अब इसमें डेफिनेशन दी गई है डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स की, कि वो पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट, मतलब कोई भी पर्सन जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ऐसे प्रोग्राम्स एक ऑनलाइन पेपर, न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के थ्रू, और वो एक पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक बिजनेस है, प्रोफेशनल या कमर्शियल एक्टिविटी है, तो उसको हम जो है वो डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में रखेंगे। लेकिन इसमें ई पेपर्स को जो है वो रेप्लिका जो ई पेपर्स की होती है उसको नहीं रखा गया है। तो बिल सी जो है वो आईटी रूल्स 2021 में जो एथिक कोड ऑफ एथिक्स थे उनको वैलिडेट कर रहा है। इसमें कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाए, कंटेंट एवेल्यूएशन कमेटी, जो कि कंटेंट को एवेल्यूएट करेगी, सर्टिफाई करेगी कि वो क्या कोड के साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं। क्रिएटर कम्युनिटी को एक 3 टियर रेगुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो फेस करना पड़ेगा। क्रिएटर्स जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक सीईसी को, रजिस्टर करेंगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अधेयर करेंगे ऑर्डर्स जो कि सेंटर अपॉइंटेड ब्रॉडकास्टिंग या ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल जो है वो ऑर्डर्स देगी। तो न्यूज़ क्रिएटर्स जो है जो गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं उनको फ़ाइन किया जाएगा 50 लाख पहली जो है प्रॉब्लम, पहली कॉन्ट्रावेंशन पर। उसके बाद 2.5 करोड़ तक के फ़ाइन जो है वो अगले 3 साल तक हो सकते हैं। तो पोजीशन क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की इस लेटेस्ट ड्राफ्ट के कंटेक्स्ट में? तो उन्होंने कहा है कि सेंटर जो है वो रेगुलेट करना चाहता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अंडर दिस न्यू बिल, लेकिन ये मेंशन नहीं कर रहा है ये ड्राफ्ट कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी जो है वो एज पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज आएंगे। ठीक है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अब पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट कहा जाएगा आईटी रूल्स 2021 के अंडर उनको लाने के लिए। तो कंटेंट ब्रॉडकास्ट जो इस प्लेटफॉर्म पर होगा उसको कहा जाएगा कि वो क्यूरेशंस हैं जिसमें कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स नहीं आते हैं। ठीक है। तो अब इसका स्कोप क्या है? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं जो करंट अफेयर्स पर वीडियोस बनाते हैं, और लेकिन कुछ सेंसेशनल क्लेम्स जो हैं वो रखते हैं वो अबाउट गवर्नमेंट और सीनियर लीडर्स के खिलाफ, खासकर ये जब 2024 के लोकसभा पोल से पहले देखा गया, तो एक जो है वो नीड अराइज हुई कि एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ताकि कोई भी ऐसा रैंडम क्लेम करके समाज में अराजकता ना फैलाई जा सके। तो इसीलिए एक कंसर्न ये भी था कि टेक कंपनीज भी अपना एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को या फिर जो है ये करंट अफेयर्स के जो वीडियोस बनाते हैं उन लोगों को जो है वो एम्पलीफाई कर रही है ताकि एक नरेटिव सेट किया जा सके अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है। तो कंसर्न्स इसके ये हैं, कहा जा रहा है कि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है। तो गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो कुछ डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ प्लेयर्स को एग्जाम्प्ट कर सके, जिससे क्या होगा कि कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के जो है इस रेगुलेशन से बाहर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिशरीज जो 70 ईयर्स या ज़्यादा के एज के हैं वो 12% ऑफ ऑल एडमिशन्स रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। तो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम जो है ये 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने के लिए। और इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 रियलाइज़ करने का ऑब्जेक्टिव है। अब इसके अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आती है जिसके अंदर 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है 10 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ को। और उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने की जो है वो बात है कि 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, जिनको जो कि एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि क्वालिटी हेल्थ केयर क्लोजर टू द कम्युनिटी हम पहुंचा सकेंगे। और फ्री एसेंशियल मेडिसिन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जा रही हैं इसमें।
एनुअल स्क्रीनिंग भी दी जाती है 30 साल या 30 साल से ज़्यादा के लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रोग्रेस या अचीवमेंट्स देखें आयुष्मान भारत स्कीम की, तो स्कीम ने लगभग 30 करोड़ का जो माइलस्टोन है आयुष्मान कार्ड्स का वो क्रॉस कर लिया है जनवरी 2024 में। 4.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड्स क्रिएट करने में। आयुष्मान भारत ने लगभग 6.2 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स को कैटर कर लिया है, जिसमें कि लगभग 79,000 करोड़ रुपीस पे किए जा चुके हैं। तो परफॉर्मेंस कैसी रही है आयुष्मान भारत स्कीम की? तो बेनिफिशरीज जो 70 ईयर्स या 70 ईयर्स से ज़्यादा के एज के हैं वो 12% ऑफ ऑल एडमिशन्स रहे हैं, और लगभग 14% ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर रहे हैं जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के हिसाब से, जिन पर लगभग 79,200 करोड़ रुपीस टोटल पिछले 6 साल में स्पेंड हो चुके हैं। इंटरिम बजट जो इस साल का था उसमें आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ये स्कीम एक्सटेंड कर दी गई है, और इसका जो है वो जो एलोकेशन है वो थोड़ी बढ़ाकर 7300 करोड़ रुपीस और बढ़ाई गई है। तो इंडिया की पॉपुलेशन एज हो रही है जो कि 8.6% थी 2011 में, वो 19.5% पहुंच जाएगी 2050 तक। तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कॉस्टली भी होती जा रही हैं एल्डरली के लिए। तो इसीलिए जो है उनको जो है वो ये आयुष्मान भारत स्कीम की जो बेनिफिट्स एक्सटेंड करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो की जो EOS-8 है उसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। तो ये सैटेलाइट या जो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है डिज़ाइन डेवलप की जा रही है एज अ माइक्रो सैटेलाइट, और ये कैप्चर करेगी इमेजेस मिड वेव रेंज, मिड वेव लॉन्ग वेव बैंड्स में, बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। और ये इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑफ कोर्स रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाएगी, जैसे ओशन सरफेस विंड एनालिसिस, सॉइल मॉइस्चर असेसमेंट, क्रायोस्फेयर स्टडीज़ जो हिमालय रीजन पर होगी, फ्लड डिटेक्शन, इनलैंड वाटर बॉडी डिटेक्शन, ये सब इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई रूपी। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिनटेक कंपनीज़ जो है वो इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है उनके डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए जो है वो रेडी हैं, और वो अपने यूज़र्स को ई रूपी में ट्रांजैक्शन करने के लिए यूपीआई के थ्रू अलाउ करना चाहते हैं। ई रूपी क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जो आरबीआई ने इशू की थी दिसंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर। पर्सन टू मर्चेंट दोनों ट्रांजेक्शन इसमें अलाउ होती है, और ये डिजिटल रुपी जो है इंटायरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है, और कोई कंप्यूटर नेटवर्क ये लीव नहीं करता है। ठीक है, तो ये बैंक नोट्स की तरह ही होते हैं बेसिकली, और एक पर ये लीगल टेंडर होते हैं। डिजिटल रुपी यूज़र्स के वॉलेट में जो होते हैं उसको उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है सेंट्रल बैंक नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं QCI सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने QCI सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है एक्सीलेंस ड्राइव करने के लिए की सेक्टर्स में लॉन्च किया है। तो ये एक ऐसा एम्पावरिंग इनिशिएटिव है जिससे एक्सेलेंस अमंग स्टेट्स जो है वो ड्राइव की जा सकेंगी, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स एक विकसित भारत के लिए इम्प्रूव की जा सके। तो एक डेवलप्ड इंडिया क्रिएट करने का विजन है। इसमें 4 पिलर्स हैं: शिक्षा मतलब एजुकेशन, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, और सुशासन मतलब गवर्नेंस के लिए। तो इसमें एक्नॉलेज किया जाएगा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो स्टेट्स की क्वालिटी, जो स्टेट्स अपनी क्वालिटी दिखाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस जो इनके स्टेट्स में होंगी उसके एरिया पर उनको जज किया जाएगा। शिक्षा रैंकिंग्स में उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप नंबर पर आया है इन टर्म्स ऑफ एक्रेडिटेशंस। स्वास्थ्य कैटेगरी में छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, मिजोरम और मणिपुर जो है वो टॉप पर रहे हैं। अमंग यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ जो है वो 100% सर्टिफिकेशन के साथ आयुष्मान आरोग्य योजना में टॉप पर है। समृद्धि कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ZED सर्टिफिकेशंस में है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं येन कैरी ट्रेड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर स्टॉक मार्केट्स रिसेंटली शार्पेस्ट डिक्लाइन एक्सपीरियंस कर चुकी हैं बिकॉज ऑफ येन कैरी ट्रेड। ठीक है, येन कैरी ट्रेड क्या होता है? एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसमें आप क्या करते हो कि अपनी कंट्री में लो इंटरेस्ट रेट पर बोरो करते हो, और फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करने के लिए उस पर जो है उसको बाहर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो। तो इसमें ये जापान सबसे ज़्यादा फेमस है। जापान में ऑलमोस्ट ज़ीरो इंटरेस्ट रेट चलता है। तो जापानीज़ क्या करते हैं कि वो
अपनी कंट्री से बोरो करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट नील या फिर 0.5 या 1% के रेट पर, और उसका क्या करते हैं, उस पैसे को जो है इन्वेस्ट कर देते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, खासकर इंडिया, ब्राज़ील, मेक्सिको जैसी मार्केट्स में। और उससे जो है जो भी उनका जो उनकी रिटर्न्स मिलते हैं, उस उसको वो उसमें से जो है अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो उन्होंने अ, पैसा जो उनको इंटरेस्ट देना है वो काट लेते हैं और बाकी का पैसा अपने पास रख लेते हैं। तो येन कैरी ट्रेड की वजह से क्या हुआ कि जापानीज़ जो येन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस करेंसी, इस तरह के पर्पज़ के लिए। और जब वहाँ पर जब कुछ प्रॉब्लम आए, तो जो ये जापानीज़ जो येन ट्रेड चल रहा था, येन कैरी ट्रेड, उसकी वजह से जो है ग्लोबली जर्नी, खासकर उन मार्केट्स में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो है ये येन कैरी ट्रेड किया जाता था, वहाँ पर जो है मार्केट में क्रैश देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सुक्रोलोस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट स्टडी कंडक्ट की गई है इंडिया में, ताकि एग्जामिन किया जा सके कि क्या सुक्रोज या टेबल शुगर को रिप्लेस किया जा सकता है आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज के साथ। तो उसमें देखा गया कि कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हुआ ग्लूकोज या जो है वो HbA1c लेवल के ऊपर, और इवन जो है बॉडी मास इंडेक्स में स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो सुक्रालोज एक नॉन कैलोरी स्वीटनर है जिसको यूज़ किया जाता है अपने एडिड शुगर्स के इंटेक को लो करने के लिए। तो काइंड ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट है, ये बहुत स्वीट होता है, 600 टाइम्स स्वीटर देन शुगर होता है, और किसी भी फूड या ब्रीवरेज में इसको एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जा सकता है। सुक्रालोज शुगर नहीं है, ये बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करती है, इसको डायरेक्टली एक्सक्रीट कर देती है बॉडी, ब्रोक डाउन भी नहीं होता है ये एनर्जी के लिए, तो इसलिए कोई कैलोरीज भी नहीं प्रोवाइड करता है बॉडी को, और ये क्विकली जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। बट याद रखो, सुक्रालोज जो है जब इस आपकी बॉडी में जो लिवर और किडनी है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है सुक्रालोज को बाहर निकालने के लिए, तो इसलिए काइंड ऑफ ये एक हैवी जो है वो एंजाइम होता है, या आप ये हैवी जो है प्रोडक्ट होता है आपकी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्लू टंग डिसीज़। ये टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू टंग डिसीज़ जो है वो 12 डच प्रोविंसेस में रिपोर्ट की गई है। ये एक इन्फेक्शियस नॉन कंटेजियस वेक्टर बॉर्न वायरल डिसीज़ है जो कि वाइल्ड और डोमेस्टिक रूमिनेंट्स जैसे कि शीप, गोट, कैटल, बफलो, डियर, इन सबको जो है वो अफेक्ट करती है। ये बाइटिंग मिजिस के थ्रू जो है ट्रांसमिट होती है, और ये कांटेक्ट विद एनिमल्स, वूल, कंजम्पशन ऑफ मिल्क से जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। मोस्ट इन्फेक्शन जो है वो कैटल में एसिम्टोमेटिक रहती है। शीप सबसे ज़्यादा इसमें सिम्टम्स शो करती हैं। ब्लू टंग डैमेज कर देता है ब्लड वेसल्स को, उसी की वजह से जो है ये आपके इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो ये जो है अफेक्टेड टिश्यूज़ ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन जो है इसका सबसे इफेक्टिव और प्रैक्टिकल मेजर है लॉसेस को मिनिमाइज करने का। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Draft Broadcasting Services Regulation Bill 2024. This topic is important for your governance section. So the latest draft of the Broadcasting Services Regulation Bill 2024, which is seeking to replace the Cable Television and Networks Regulation Act of 1995. This draft bill seeks to regulate the broadcast of news and current affairs program, excluding print news, as they'll have to comply with the prescribed program code and advertisement code. So this draft is a revision of the one which was previously released by Ministry of Information and Broadcasting in 2023, and it aims to extend this legal framework to the OTT content and digital news as well. So the definition of digital news broadcasters will now include publishers of news and current affairs content, which means that any person who broadcasts such programs through an online paper, news portal, website, social media intermediary as part of a systematic business, professional or commercial activity will now be covered under this particular category. So, but this will exclude replica of e-papers. So this bill aims to validate the code of ethics prescribed under the IT or intermediary guidelines and digital media ethics code of rules of 2021. So there will be a content evaluation committee, which will be a committee to evaluate content and certify its compliance with the code. The creator community will now be faced with a three-tier regulation structure. The creators will have to constitute CECs, register with a self-regulatory organization, and adhere to orders by the Central Appointed Broadcast Advisory Council. The news creators who do not intimate the central government will be fined with 50 lakh
in the first contravention, 2.45 crore rupees for the subsequent violations in the next 3 years. So, what is the position of OTT platforms under this draft? So, besides the user generated content, the center also wants to regulate the OTT platforms under this new bill. However, the revised draft no longer mentions the streaming platforms as part of the definition of internet broadcasting services. The OTT platforms will now be referred to as publisher of online curated content, and the content broadcast on these platforms will be defined as the curations that include news and current affairs programs. So, what is the scope of this bill and why it is being expanded? So, in the 2024 Lok Sabha polls, independent content creators who made videos on current affairs made some sensational claims about government and its senior leaders without any evidence. So, therefore, a need was felt to create a system of accountability for these creators. Another concern was that decisions were made by tech companies' algorithms, and they were behind amplifying certain narratives against the government over another. So these companies have told the government that their algorithms serve users content depending on their browsing history. But of course, we all know how you and us all see content, and how certain contents are given more preference by the algorithms of these tech companies. But the concerns are being raised that this will have repercussions on the freedom of speech and expression. Government will also be able to exempt a distinct class of players through which it would be able to spare some of the stakeholders from the provisions of this bill. So the next topic is performance of Ayushman Bharat scheme. This topic is important for your governance section. So beneficiaries over the age of 70 years and above have made up over 12% of all admissions under the government's flagship Ayushman Bharat health insurance scheme, which was launched in 2018 to achieve the vision of universal health coverage. This initiative has been designed to meet the Sustainable Development Goal 3 and its underlying commitment, that is to leave no one behind. So there are two components of the scheme. First is the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, in which health insurance coverage is given to 10 crore poor and vulnerable families to the tune of 5 lakh rupees per year. Then there are Ayushman Bharat Health and Wellness Centers, in which the government is creating 1,50,000 health and wellness centers by transforming the existing sub centers and primary health centers to ensure access to quality healthcare closer to the community. These centers will be providing free essential medicines and diagnostic services. These centers will also be offering free annual screening to those 30 years or older for non communicable diseases. So this scheme crossed the milestone of 30 crore Ayushman cards in January 2024. With 4.83 crore Ayushman cards, Uttar Pradesh tops the list of states with the highest number of Ayushman cards created. Ayushman Bharat has successfully catered to 6.2 crore hospital admissions worth more than 79,000 crores. So, beneficiaries aged 70 years and above constitute over 12% of all admissions and nearly 14% of total expenditure till January 2024. And a total of 79,000 crore plus has been spent over the last 6 years on them. So, interim budget in February extended this scheme. Uh, but of course, there was no mention for further expansion in the recent budget. Though, there was also a slight increase in allocation to this scheme by 7,300 crore rupees. India is having an aging population which is projected to rise from 8.6% in 2011 to 19.5% by 2050. So the treatments for the elderly are getting costlier due to healing times, uh, higher likelihood of secondary infections, need for ICU care, and multiple comorbidities. So that's why there is a need to expand the scheme for the elderly. So the next topic is Earth Observation Satellite 8. This topic is important for your science and tech section. So ISRO's Earth Observation Satellite 8 will be launched by the Small Satellite Launch Vehicle on August 15th from Sriharikota in Andhra Pradesh. The objective is to uh, design and develop a microsatellite, creating payload instruments compatible with the microsatellite bus. And this Earth observation satellite will be capturing the images in the mid-range and long wave range bands during both the day and night, and this will basically be uh,
based on remote sensing for applications like ocean surface wind analysis, soil moisture assessment, cryosphere studies over the Himalayas, um, flood detection, and inland water body detection. Okay. So the next topic is e-rupee. This topic is important for your economy section. So fintech companies are looking to join the government, the central bank's digital currency project by allowing their users to transact in e-rupee through UPI. So e-rupee is a digital currency issued by RBI, and it was launched on a pilot basis in December 2022 for both person to person and person to merchant transactions. So it is aimed to create an additional option for using money, and digital rupee is currently available in electronic form and it does not leave a computer network. So like banknotes, it is also a legal tender. Digital rupee in user's wallet does not attract any interest payments from the central bank. Okay. So the next topic is QCI, so Rajya Recognition and Ranking Framework. This topic is important for governance section. So recently, Quality Council of India has introduced this QCI, so Rajya Recognition and Ranking Framework to drive excellence in key sectors. So this is an empowering initiative designed to drive excellence among states to improve the quality of life of citizens for a Viksit Bharat. The aim is to create a developed India with four pillars, with focus on four pillars: shiksha, that is education; swasthya, that is health; samriddhi, that is prosperity; and sushasan, that is governance. So Surajya recognition would acknowledge the outstanding performance and commitment to quality by states and organizations in these vital areas. So in shiksha rankings, Uttar Pradesh has led with the highest number of accreditations. In swasthya category, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Mizoram, and Manipur stand out. So, among the union territories, Chandigarh has shown 100% certification in Ayushman Arogya Yojana. In Samriddhi category, Gujarat, Karnataka, Rajasthan are leading with the highest number of ZED certifications. So the next topic is yen carry trade. This topic is important for your economy section. So recently, major stock markets experienced their sharpest decline in decades, and the yen carry trade was one of the reasons behind this decline. So yen carry trade is basically a trading strategy in which you borrow at a low interest rate and invest in an asset that provides a higher rate of return, and the difference amount you keep it as your return. So generally, the proceeds would be deposited in a second currency if it offers a higher rate of interest. So the proceeds could also be deployed into assets like stocks, commodities, bonds, or real estate. So Japanese yen is most preferred for this purpose. In yen carry trade, investors, including Japanese retail investors, borrow at a low interest rate from their country and they purchase assets in another country with higher returns like overseas equities and bonds. Why? Because Japan has maintained a zero interest rate policy for over 2 decades, and that's why the investors they borrow money from their home and they invest in cheaply in other countries. So the next topic is sucralose. This topic is important for your environment section. So a recent study from India examining the effects of replacing sucrose or table sugar with an artificial sweetener, sucralose, has found no adverse impacts on glucose or HbA1c levels, and even indicated a slight improvement in body mass index. So sucralose is a no-calorie sweetener, and it is used to lower one's intake of added sugars. It is kind of a sugar substitute, but it is intensely sweet. It is about 600 times sweeter than sugar. It can be used as an ingredient in any type of food or beverage, but sucralose is not sugar. Remember that. What happens after consumption is that it is not absorbed by your body and it is excreted unchanged in the feces, and none of it gets broken down for energy. Therefore, sucralose does not provide any calories. All of the sucralose that is absorbed by the body is excreted quickly in the urine. But remember that because it is being excreted out of the body as it puts a great amount of pressure on your liver and kidneys. So the next topic is blue tongue disease. This topic is important for your social issues and your environment section. So blue tongue disease has been confirmed in all 12 Dutch provinces according to official data which was released recently. So it's an infectious, non-contagious, vector-borne viral disease which affects wild and domesticated ruminants like sheep, goat, cattle, buffalo, deer, most species of African antelope, and camels. So it is a virus that it gets transmitted by biting midges, and it is not transmitted through contact with animals or wool or even consumption of milk. Most infections remain asymptomatic, but sheep are most likely to show symptoms. In infected sheep, blue tongue damages the blood vessels, resulting in hemorrhage, and due to this damage of blood vessels, this blue tongue gets noticed. So vaccination is the most effective and practical measure to minimize the losses related to this particular disease. Okay.
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.